नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से पुरस्कार टॉपिक को हमने जाना कि पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, पुरस्कार किसे कहते हैं, कब पुरस्कार को देना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में पुरस्कार देने का सही समय क्या है और भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा पुरस्कार को किस तरीके से परिभाषित किया गया, उनके कथनों को जाना, समझने की कोशिश की। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार से क्या लाभ होते हैं, एक शिक्षक को पुरस्कार देने से क्या हानियां हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स के अंतर्गत पुरस्कार नहीं देना चाहिए और पुरस्कार देते समय एक शिक्षक को कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद पुरस्कार को प्रदान करने चाहिए। इन सभी बातों को हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ पुरस्कार से रिलेटेड किए हैं वो सभी पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि एक शिक्षक का रोल किस तरीके से होता है, कब उनको पुरस्कार देना चाहिए, किस पुरस्कार का उन्हें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, पुरस्कार देने का सही समय क्या है, उन सभी बातों को आप इजीली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज की क्लास में हम दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट क्या होता है, इसे कब देना चाहिए, किस प्रकार की प्रक्रिया है और भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा पनिशमेंट को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, पनिशमेंट देने के क्या नियम होते हैं, कितने प्रकार के नियम होते हैं, पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है आपका वो है आपका दंड यानी कि पनिशमेंट। तो दंड या पनिशमेंट हम कहते किसे हैं तो इसको जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है स्टूडेंट्स कि दंड एक प्रकार का निषेधात्मक अभिप्रेरक है जिसके द्वारा व्यक्तियों को अवांछित कार्य को करने से रोका जाता है। देखिए दंड क्या है यानी कि पनिशमेंट क्या है, एक प्रकार का निषेधात्मक अभिप्रेरक है यानी कि ये नेगेटिव मोटिवेशंस का कार्य करते हैं। दंड हम इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे के अंदर नेगेटिव अभिप्रेरक उत्पन्न हो और वो उस अनुचित कार्य को दोबारा ना करे। तो जिसके द्वारा व्यक्तियों को अवांछित कार्यों से रोका जाता है। यानी अवांछित कार्यों का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनुचित कार्य। मान लीजिए कि कोई बच्चा अनुचित कार्य को करता है और हम उसको एक बार समझाते हैं, वो फिर भी नहीं मानता है, दोबारा समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, तो उस अवांछित कार्य को रोकने का एकमात्र साधन है आपको दंड का प्रयोग करना होगा। तो ये जो दंड है आपके वो एक निषेधात्मक अभिप्रेरक के रूप में होते हैं, निषेधात्मक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बच्चा अगर उस तरीके के अनुचित कार्य को दोबारा करने जाएगा तो यानी कि जो निषेधात्मक अभिप्रेरक आपने उस बच्चे को दिया था वो बातें उसको रिमाइंड होगी और वो दोबारा से उस अनुचित कार्य को करने से पहले सोचेगा, विचार करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो ना करे। तो इसलिए दंड एक प्रकार का निषेधात्मक अभिप्रेरक होता है जिसके द्वारा उस अवांछित कार्य को, उस अनुचित कार्य को करने से रोका जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान या व्यवस्था ही दंड है। यानी कि किसी अवांछनीय व्यवहार यानी कि कोई अनुचित व्यवहार है और उसको रोकने का प्रावधान, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, रोकने का प्रावधान करना चाहते हैं या उसे रोकने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसी को ही हम दंड कहते हैं। जब हम किसी बच्चे के अवांछनीय व्यवहार यानी कि अनुचित व्यवहार को रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए जो भी हम प्रावधान करते हैं, जो भी हम व्यवस्था करते हैं उसी को ही हम दंड कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि वर्तमान समय में दंड को एक सुधारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान समय में अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो दंड को एक सुधारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि दंड का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों के क्रियाकलाप में सुधार किया जा सके। तो सुधारात्मक साधन के रूप में दंड का प्रयोग किया जाता है। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि दंड किस प्रकार का साधन है और ऑप्शन में आपको सुधारात्मक साधन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सुधारात्मक साधन कहीं पर मिले तो आपको उनके साथ जाना है। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और वर्तमान समय में दंड किस प्रकार के साधन है इस बात को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स थॉमसन के अनुसार, देखिए थॉमसन के अनुसार, थॉमसन साहब ने भी दंड को परिभाषित किया है। तो जानते हैं कि थॉमसन साहब के अनुसार
दंड क्या है? तो दंड अवांछित कार्यों के साथ दुखद भावना को संबंधित करके अवांछित कार्यों को रोकने का एक साधन है। देखिए जो दंड होता है वो अवांछित कार्यों के साथ यानी कि जो अनुचित कार्य होते हैं उसके साथ दुखद भावना यानी कि जो दुख की भावना है, दुखद भावना है, मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो वो दुख की अनुभूति करता है, तो उस भावना को अनुचित कार्य के साथ जब आप संबंधित करते हैं यानी कि रिलेट करते हैं तो इससे रिलेट करना ही आपका दंड कहलाता है। यानी कि बच्चे ने कोई अनुचित कार्य किया और आपने तुरंत उसे दंड दिया तो वो उसके दुखद भावना के साथ वो अनुचित कार्य संबंधित हो गया, और संबंधित हो गया तो उसी का ही नाम आपका दंड होता है। और अवांछित ये जो दिया जाता है ये अवांछित कार्य को रोकने के लिए ही दिया जाता है, यानी कि अवांछित कार्य को रोकने का एकमात्र साधन है आपका दंड। और दंड आपको तभी देना चाहिए जब बच्चा अनुचित कार्य को करता है, क्योंकि अगर बच्चा उचित कार्य को करता है और आप फिर भी दंड देते हैं तो फिर बच्चा उसको नेगेटिव वे में लेता है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए थॉमसन साहब का कहना है कि जब बच्चा कोई अनुचित कार्य करे, अवांछित कार्य को करे, तो उसके दुखद भावना के साथ अवांछित कार्य को रिलेट करना ही आपका दंड कहलाता है। और दंड इसीलिए प्रदान किया जाता है ताकि वो अवांछित कार्य को रोके, यानी कि अवांछित कार्य को दोबारा ना करें। तो ये अवांछित कार्य को रोकने का एकमात्र साधन है आपका दंड, थॉमसन साहब के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और थॉमसन साहब के अनुसार दंड को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, हरलॉक के अनुसार, यानी कि हरलॉक साहब ने भी दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं कि हरलॉक साहब के अनुसार दंड क्या है। तो अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचार्य से जोड़ना ही दंड है। देखिए यहाँ पर हरलॉक साहब ने भी यही बताया, जो अवांछनीय व्यवहार होते हैं यानी कि जो अनुचित व्यवहार होते हैं उसको दुखद सहचार्य के साथ जोड़ना, यानी कि उसको दुख की फीलिंग के साथ, दुख की भावना के साथ जब आप अवांछनीय व्यवहार यानी अनुचित व्यवहार को जोड़ते हैं तो इसको जोड़ना ही आपका दंड कहलाता है। यानी कि दंड आपको तभी देना चाहिए जब बच्चा कोई अवांछनीय व्यवहार करता है या अवांछनीय कार्य को करता है, तभी आपको दंड देना चाहिए, ताकि बच्चा उस अवांछनीय व्यवहार के साथ दंड को यानी कि उस दुखद अनुभव को जोड़ सके और उसे समझ आ सके कि मैंने ये गलत कार्य किया होगा, इसी वजह से मुझे दंड मिला होगा। ऐसा मानना है हरलॉक साहब का। तो हरलॉक साहब के अनुसार भी आप दंड को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, रेवर के अनुसार, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये रेवर हो जाएगा। तो रेवर के अनुसार दंड को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो रेवर महोदय ने दंड को परिभाषित किया है कि अनिच्छुक उद्दीपक द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। यानी कि जो अनिच्छुक उद्दीपक होते हैं, जो इच्छुक उद्दीपक नहीं होते हैं, कि जो आप नहीं चाहते हैं जिस चीज़ को करना, और उसके द्वारा जब आप किसी व्यवहार को करते हैं और उसके लिए आपको प्रशासनिक क्रिया यानी कि प्रशासनिक तौर पर आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये आपने जो कार्य किया है वो सही नहीं है, तो अनिच्छुक उद्दीपक के द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली जो प्रशासनिक क्रिया है उसको दंड कहा जाता है, यानी कि वो दंड माना जाता है रेवर महोदय के अनुसार। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और रेवर महोदय के अनुसार भी दंड को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, सदरलैंड के अनुसार, यानी कि सदरलैंड साहब ने भी दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो सदरलैंड के अनुसार दंड क्या है। तो सदरलैंड के अनुसार दंड में वह पीड़ा है या कष्ट निहित है जो जानबूझकर दिया जाता है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जिसे उस पीड़ा में छिपा माना जाता है। कहने का मतलब दंड एक प्रकार का पीड़ा है या फिर इसे हम कष्ट भी कहते हैं। दंड में पीड़ा या कष्ट निहित होते हैं जो जानबूझकर दिया जाता है, और जो ये दंड दिया जाता है ये जानबूझकर दिया जाता है, लेकिन वो इसीलिए दिया जाता है और उसको ऐसे मूल्यों के साथ उचित ठहराया जाता है, यानी कि ऐसे मूल्यों के द्वारा उचित ठहराया जाता है जिससे उस पीड़ा में छिपा माना जाता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब बच्चा कोई अनुचित कार्य को करता है तब आप बच्चे को दंड देते हैं। तो आप दंड देते हैं उसमें एक प्रकार की पीड़ा या फिर कष्ट निहित होती है, और ये जो कष्ट है, ये जो पीड़ा है, आप जानबूझ
जानबूझकर देते हैं और ये आप इसीलिए देते हैं और आप देने के बाद इसको सही भी ठहराते हैं कि आपने दंड उसको क्यों दिया है। और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ उस बच्चे के उस अनुचित कार्य को रोकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा वो गलती दोबारा भविष्य में ना करे और उस चीज़ को रोकने के लिए आप उस दंड को सही ठहराते हैं, उसको किसी ऐसे मूल्यों के साथ जोड़कर उसे सही ठहराते हैं और ये सब चीज़ें आप जानबूझकर करते हैं और आप जानबूझकर ही बच्चे को पीड़ा या कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार से सदरलैंड साहब ने भी दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप भी सदरलैंड के अनुसार दंड को ईजिली समझ पाए होंगे। और इस तरीके के अगर आपके कथन पूछे जाते हैं कि दंड में वह पीड़ा या कष्ट निहित है जो जानबूझकर दिया जाता है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जिसे उस पीड़ा में छिपा माना जाता है, यह कथन किस महोदय का है? ऑप्शन में अगर आपको कहीं पर सदरलैंड दिखे तो आप सदरलैंड साहब के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दंड से रिलेटेड जितने भी कथन मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपको ध्यान रखना है। ये सदरलैंड साहब का है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड के साथ इन कथनों को ध्यान रखना होगा, इसको समझने की कोशिश करनी होगी, तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको रिलेट करके पढ़ना है। जितना आप रिलेट करके पढ़ेंगे उतने आपके चांसेस बनेंगे राइट होने के। अगर आप चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है और कन्फ्यूज़न में आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, आप एक अध्यापक है और आपको पता है सीटेट और यूपीटेट में एनसीएफ 2005 हम पढ़ते हैं और उसके जो 5 मेन पॉइंट है उसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि बच्चे को कभी रटवाना नहीं है। तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बच्चे को नहीं रटवा सकते तो आपको स्वयं को भी नहीं रटना है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़े उसको रिलेट करके पढ़े, उसे कीवर्ड के साथ कनेक्ट करें ताकि आपको एग्जाम टाइम में वो चीज़ें ध्यान रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सदरलैंड के अनुसार भी दंड को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट सेसेक के अनुसार, यानी कि सेसेक साहब ने भी दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो सेसेक के अनुसार दंड क्या है तो इसको समझते हैं। तो सेसेक के अनुसार दंड अवांछित व्यवहार को रोकने का दमनात्मक साधन है। देखिए, जो दंड होता है वो अवांछित व्यवहार, यानी जितने भी आपने कथन परिभाषाएं पढ़े अभी तक दंड से रिलेटेड, अवांछित व्यवहार या अवांछित क्रिया की बातें उसमें की गई। यानी कि अवांछित का मतलब होता है अनुचित, तो अनुचित कार्य आपको नहीं करना है या अनुचित व्यवहार आपको प्रदर्शित नहीं करना है। तो दंड अवांछित व्यवहार को रोकने का, यानी कि जो अवांछित व्यवहार यानी कि अनुचित व्यवहार है उसको रोकने का, उसको दमन करने का एकमात्र साधन है आपका दंड। यानी सेसेक साहब मानते हैं कि दंड आप बच्चों को इसीलिए देते हैं ताकि आप उनके अनुचित व्यवहार को रोक सके। तो अनुचित व्यवहार को रोकने का, उसे कंट्रोल करने का, उसे दमन करने का एकमात्र साधन है और वो है आपका दंड, जो सेसेक महोदय के अनुसार है। उम्मीद करता हूं कि आप सेसेक के अनुसार भी दंड को इजीली समझ पाए होंगे और ये एक दमनात्मक साधन है जो सेसेक के अनुसार है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आपने जाना कि दंड यानी पनिशमेंट क्या होते हैं, किस प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, किस प्रकार के साधन होते हैं, दंड हम क्यों देते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है और भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार जैसे थॉमसन, हरलॉक, रेवर, सदरलैंड, सेसेक ने भी दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इनके परिभाषाओं के माध्यम से आप दंड के वास्तविक अर्थ को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे है स्टूडेंट्स कि दंड के क्या नियम होते हैं, यानी कि दंड के सिद्धांत क्या होते हैं। तो देखिए, दंड के सिद्धांत, अगर आपसे पूछा जाए कि दंड के क्या सिद्धांत होते हैं, यानी कि दंड के नियम क्या होते हैं, तो दंड के नियम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप दंड को कब और कैसे देते हैं, इसका क्या नियम होता है, कब आपको दंड का प्रयोग करना चाहिए और किस किस कार्य के लिए आप दंड का प्रयोग करते हैं, दंड देने के क्या नियम है, इसको समझते हैं। इसी को ही हम दंड का सिद्धांत कहते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो दंड के जो सिद्धांत होते हैं वो 4 सिद्धांत माने गए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दंड के सिद्धांत मतलब दंड प्रदान करने के नियम को हम दंड के सिद्धांत कहते हैं और दंड के जो सिद्धांत है उनकी संख्या 4 है। तो ये चारों सिद्धांत के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप दंड को सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे और उसका इम्पैक्ट बच्चों के
व्यवहार पर पड़ेगा और बच्चे सुधार कर पाएंगे। तो दंड के जो 4 सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें पहला जो सिद्धांत होता है उसे हम कहते हैं सुधारात्मक सिद्धांत, यानी कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। तो सुधारात्मक वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं कि किसी कार्य को सुधारने के लिए जब आप कोई नियम फॉलो करते हैं तो उसे सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं, और ये दंड का एक प्रकार का सिद्धांत होता है। तो सुधार करने के लिए दंड प्रदान करना, यानी कि जब आप सुधार करने के लिए दंड को प्रदान करते हैं तो उसे सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं, यानी कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड के सुधारात्मक सिद्धांत को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट जो सेकंड सिद्धांत होता है आपका स्टूडेंट्स, वो होता है परिणाम बोधक सिद्धांत, यानी परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, तो परिणाम बोधक यानी कि रिजल्ट से रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं। तो दंड के परिणाम बोधक सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि संभावित परिणाम का डर ही दंड है, यानी कि जो संभावित परिणाम है, यानी कि जो रिजल्ट का आपको डर होता है, जब बच्चे को रिजल्ट को लेकर डर होता है कि मेरे 90% आएंगे या 80% आएंगे, 70% आएंगे, तो रिजल्ट को लेकर जब आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ आती है कि पता नहीं कितने परसेंट आएंगे, पता नहीं मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, तो इस चीज़ का जो डर होता है उसी डर को हम दंड कहते हैं, यानी कि दंड का यह भी नियम होता है। तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो ये दंड के सिद्धांत है इसको आपको कब देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर और आपको पता है कि एक बच्चा जो है सही से नहीं पढ़ रहा है, तो आप उस बच्चे के लिए परिणाम बोधक दंड के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। आप उस बच्चे को पढ़ाई से रिलेट करने के लिए उसे आप चाहते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई पर फोकस करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तो इसके लिए आप उसके परिणाम का उसे बोध कराएं कि आप अगर इस तरीके के कार्य को करेंगे, आप अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, आप फेल भी हो सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें करनी हैं वो आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी है, आप तैयारी करना चाहे या फिर ना करना चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस तरीके से जब आप किसी बच्चे के संभावित परिणाम का डर देते हैं तो ये भी एक तरीके के दंड के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम दंड के परिणाम बोधक सिद्धांत के अंतर्गत मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड के सुधारात्मक सिद्धांत और परिणाम बोधक सिद्धांत को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंड का जो तीसरा सिद्धांत होता है वो होता है आपका प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यानी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मतलब आप समझ सकते हैं, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में जब आप प्रतिरोध करते हैं, यानी कि उसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं किसी कार्य के विरुद्ध में, तो उसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए दंड प्रदान करना। देखिए, जो अवांछनीय व्यवहार होते हैं, यानी कि जो अनुचित व्यवहार होते हैं, उसको जब आप रोकने के लिए दंड प्रदान करते हैं तो उसको प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है और आप चाहते हैं कि अनुचित व्यवहार या ये अनुचित कार्य है और इसको रोका जाना चाहिए, तो उस अनुचित कार्य को रोकने के लिए जब आप उस बच्चे को दंड प्रदान करेंगे तो उसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का प्रयोग कब और किस तरीके से करना चाहिए इस चीज को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ सिद्धांत आपके दंड का है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत स्टूडेंट्स इसको हम प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और प्रतिशोधात्मक। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब होता है बदले की भावना या प्रतिकार, यानी कि अगर आपसे कोई किसी तरीके के कार्य को करता है तो आप उसका अपोजिट एक्शन लेते हैं तो उसे प्रतिकार कहा जाता है। तो प्रतिशोध या प्रतिकारात्मक सिद्धांत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है बदले की भावना से दंड प्रदान करना, यानी कि जब आप किसी बच्चे को बदले की भावना से दंड प्रदान करते हैं, मान लीजिए कि आपके साथ किसी बच्चे ने किसी चीज़ को लेकर डिबेट कर लिया, आपके साथ बहस कर ली और आपको उस बच्चे पर गुस्सा आया और उसके बदले में आपने उस बच्चे के किसी कार्य को गलत ठहराकर आप उसे बदले की भावना से दंड देते हैं, तो इस प्रकार के दंड को कहा जाता है प्रतिशोधात्मक दंड। और इस प्रकार से कभी भी आपको दंड नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चा आपके साथ डिबेट करता है तो उस बच्चे को समझाना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य को दोबारा ना करे क्योंकि ये अनुचित है, ठीक। लेकिन बदले की भावना से कभी आपको
आपको बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए और ये खिलाफ है। अगर आप RTE एक्ट 2009 पढ़ते हैं तो उसमें आपके टीचर्स का रोल बताया गया है कि एक टीचर्स को किस किस बाउंडेशंस में किस तरीके से उन्हें कार्य करने की आवश्यकता है। अगर आपने उसे पढ़ा है अच्छे से तो आप जानते होंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में बच्चे को ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मतलब होता है स्टूडेंट्स बदले की भावना से दंड देना, और ये भी एक प्रकार के दंड के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दंड के सिद्धांत को आप समझ पाए होंगे और दंड के जो 4 सिद्धांत माने गए हैं, सुधारात्मक सिद्धांत, परिणाम बोधक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और प्रतिशोधात्मक या प्रतिकारात्मक सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को आप इजीली समझ पाए होंगे। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि दंड के कितने सिद्धांत होते हैं, तो दंड के 4 सिद्धांत माने गए हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दंड के सिद्धांत नहीं हैं, और 3 ऑप्शन यहाँ से रख देंगे, सुधारात्मक सिद्धांत, परिणाम बोधक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, और एक सिद्धांत आपको अदर से रख देगा। तो इस कंडीशंस में आपको दंड के चारों सिद्धांत के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि जब आप बदले की भावना से दंड प्रदान करते हैं तो उसको किस प्रकार का दंड माना जाता है, उसे प्रतिशोधात्मक दंड माना जाता है या प्रतिरोधात्मक दंड माना जाता है या परिणाम बोधक दंड माना जाता है या फिर सुधारात्मक दंड। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे एग्जाम्स में, आपको क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है, और इजीली आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स दंड के प्रकार, यानी कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं दंड के प्रकार, तो दंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्यतः है जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका शारीरिक दंड, यानी कि शारीरिक दंड एक प्रकार का दंड होता है। अगर आप किसी बच्चे को शारीरिक तौर पर आप उसे दंड देते हैं तो उसे हम शारीरिक दंड के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है आपका स्टूडेंट्स मानसिक दंड, यानी मानसिक दंड का मतलब होता है कि यदि आप किसी बच्चे को मेंटली दंड देते हैं, मानसिक रूप से उसे डराते हैं, तो उसे हम मानसिक दंड के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक दंड, यानी सामाजिक दंड का मतलब होता है कि आप यदि किसी बच्चे को सामाजिक रूप से उसकी अवहेलना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसे सबके सामने निरादर करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो आपके सामाजिक दंड के अंतर्गत काउंट होता है। तो ये भी आपके दंड के एक प्रकार के प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स आर्थिक दंड। आर्थिक दंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब आप उसे आर्थिक रूप से, यानी कि पैसे से जब आप उस पर शुल्क लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता है या देर से आता है तो आप उस पर विलंब शुल्क लगा देते हैं, तो ये एक प्रकार के आर्थिक दंड के अंतर्गत काउंट होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आपका मनोवैज्ञानिक दंड, यानी मनोवैज्ञानिक दंड का मतलब होता है कि जब आप बच्चे के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से दंड देते हैं, मान लीजिए कि बच्चे के साथ आपको किसी भी बात को लेकर कोई विवाद होता है और आप बच्चे को उस समय कुछ नहीं कहते, आपसे बच्चा सॉरी भी कहता है, लेकिन फिर भी आप मन ही मन उस बच्चे को ध्यान रखते हैं और एग्जाम्स में उसके मार्क्स को काट लेते हैं। आप ज़बरदस्ती उसकी कॉपीज़ को अच्छे से चेक करते हैं, आप जानबूझकर उसकी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके मार्क्स को काट लेते हैं। तो इस प्रकार के जो दंड होते हैं उसको हम मनोवैज्ञानिक दंड कहते हैं। तो ये भी दंड का एक प्रकार होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका वैधानिक या फिर कानूनी दंड, यानी कि वैधानिक या कानूनी दंड का मतलब होता है कि जब आप दंड के लिए कानून का सहारा लेते हैं या विधि का सहारा लेते हैं, नियम का सहारा लेते हैं, तो उसको हम वैधानिक या फिर कानूनी दंड के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इस तरीके से दंड के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य प्रकार आपको बेसिकली पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से ये दंड के प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड के प्रकार को भी ईजिली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंड के जो ये प्रकार हमने पढ़े इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि शारीरिक दंड के अंतर्गत कौन कौन से दंड आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला आपको दंड के प्रकार बताए हैं उसके अंतर्गत आता है आपका शारीरिक दंड, यानी कि जो फिजिकली पनिशमेंट होते हैं। तो फिजिकली पनिशमेंट के अंतर्गत कौन कौन से दंड आते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप बच्चों को स्कूल में मुर्गा बनाया जाता है, यानी कि मुर्गा बनाना या फिर पिटाई करना या फिर मारना,
आदि जो है वो शारीरिक दंड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने का मतलब, शारीरिक दंड का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी गतिविधियां हम बच्चों के साथ करते हैं और वो शारीरिक रूप से उसको दंडित किया जाता है तो उसको हम शारीरिक दंड के अंतर्गत मानते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका बनता है स्टूडेंट्स मानसिक दंड। यानी मानसिक दंड का मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चे को मेंटली पनिशमेंट देते हैं, यानी कि मानसिक रूप से उसे परेशान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी प्रश्न को 100 बार हल करवाना मानसिक दंड कहलाता है। यानी कहने का मतलब आपने बच्चे को कोई कार्य दिया और बच्चे वो उस कार्य को नहीं करके लाया और आप उस पर नाराज हो गए और आपने उस बच्चे को उस प्रश्न को लगभग 100 बार करने के लिए दिया। आपने उसको कहा इसको 100 बार करो। एक ही क्वेश्चन को अगर आप 100 बार करने के लिए देते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन में ऐसी गतिविधियां करते हैं और इसका इम्पैक्ट बच्चे के मेंटल पर पड़ता है, उसे मानसिक रूप से दंड मिलता है और बच्चा समझता है कि उसने कहीं ना कहीं कुछ अनुचित किया, कुछ गलत किया, इसी वजह से उसको इस प्रकार का दंड मिला है। तो इस तरीके से मानसिक दंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते और उसको आपको ज़बरदस्ती कराया जाता है। आपको शारीरिक रूप से दंड तो नहीं दिया जाता, लेकिन इस तरीके से आप जब 100 बार किसी कार्य को हल करने के लिए कहते हैं तो वो मानसिक दंड के अंतर्गत आता है। तो एक तरीके से बच्चा मेंटली उसको पनिशमेंट मिलता है, इसीलिए इसको मानसिक दंड भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी दंडों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट सामाजिक दंड। तो देखिए सामाजिक दंड क्या होता है, यानी कि जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको फिजिकली या मेंटली पनिशमेंट दें, उसको और भी तरीके से पनिशमेंट दिया जा सकता है। जैसे कक्षा में बच्चों को अकेले कोने में बिठाना या फिर उसका निरादर करना, उसकी अवहेलना करना। तो ये जो एक तरीके का जो दंड होता है स्टूडेंट्स, इसको हम सामाजिक दंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब सामाजिक दंड का मतलब क्या है, कक्षा में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसमें से आप किसी बच्चे को अकेले कोने में बिठा देते हैं या फिर आप उस बच्चे का निरादर करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, आप उसकी अवहेलना करते हैं, यानी कि उसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये भी एक तरीके के दंड के अंतर्गत आता है जिसे हम सामाजिक दंड कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दंड माना जाता है जिसे हम सामाजिक दंड कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम दंड का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सामाजिक दंड को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स आर्थिक दंड। आर्थिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो है आपकी इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक पनिशमेंट क्या होते हैं, तो देरी से विद्यालय में आने पर विलंब शुल्क लगाना आर्थिक दंड कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई रूल्स बनाया कि जो बच्चा विद्यालय में लेट पहुंचेगा, विलंब से आएगा, उस पर एक्स्ट्रा 10 रुपये का फाइन होगा। तो ये भी एक तरीके से विलंब शुल्क लगाना जो है एक तरीके से आर्थिक दंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि आर्थिक दंड क्या होते हैं और हम किसको आर्थिक दंड कहते हैं। तो जब भी आप किसी बच्चे के किसी भी कार्य पर या आपने ये नोटिस जारी कर दिया कि जिस भी बच्चे के टेस्ट में 10 में से 5 से नीचे आएंगे उस पर 50 रुपीज़ के फ़ाइन होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके आर्थिक दंड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब भी पैसे से रिलेटेड आपके दंड होंगे, जब भी आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से शुल्क लगाया जाएगा, यानी पैसे से रिलेटेड आप पर फाइन लगाया जाएगा, तो उसको हम आर्थिक दंड के अंतर्गत काउंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी दंडों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स मनोवैज्ञानिक दंड। यानी मनोवैज्ञानिक दंड क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं मनोवैज्ञानिक दंड के बारे में भी कि विद्यार्थी से झगड़े होने के बाद माफ़ी मांगने पर भी शिक्षक का परीक्षा में अंक काट लेना मनोवैज्ञानिक, थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक दंड कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए कि आप एक शिक्षक है और आपका किसी विद्यार्थी के साथ बहस हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया, उसने आपकी बात नहीं मानी और आपके बार बार बताने के बावजूद भी उस बच्चे ने आपके साथ गलत किया, आपको इग्नोर किया और वो उस अनुचित व्यवहार को लगातार करता गया। तो इससे विद्यार्थी के साथ जब टीचर्स का कोई विवाद हो जाता है तो इसके बाद
जब बच्चा आपसे माफ़ी भी मांग लेता है लेकिन शिक्षक फिर भी उस बात को ध्यान रखते हैं और परीक्षा में उसके अंक को काट लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार के दंड के अंतर्गत आता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक दंड कहते हैं। यानी कि अगर सभी बच्चों से उस बच्चे को कम मार्क्स दिए जाते हैं तो उस बच्चे को समझ आता है कि कहीं ना कहीं टीचर्स ने जो है मेरे अंक ज़बरदस्ती काट लिए हैं, और इस प्रकार से यदि आप अंक को काट लेते हैं, हालांकि उस मोमेंट में जो भी विवाद हुआ होगा उसके बाद बच्चे ने आपसे सॉरी भी मांग ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आप उस बात को ध्यान में रखकर आप उसके पेपर में मार्क्स को काट लेते हैं, तो ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दंड कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मनोवैज्ञानिक दंड को भी ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आपके दंड के प्रकार के अंतर्गत है आपका वैधानिक या फिर कानूनी दंड। यानी वैधानिक या फिर कानूनी दंड का मतलब क्या होता है? तो वैधानिक का अर्थ होता है कि आपके संविधान के अनुसार जो संवैधानिक रूप से जो गलत जिसको दंड माना गया है, या कानूनी रूप से जो गलत जिसको गलत साबित किया गया है, उसको हम वैधानिक या फिर कानूनी दंड के अंतर्गत काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे दंड के लिए कानून का सहारा लेना वैधानिक या कानूनी दंड कहलाता है। यानी कि जब भी आप दंड के लिए कानून का सहारा लेते हैं तो इस प्रकार के दंड को वैधानिक या फिर कानूनी दंड कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, दंड के प्रकार से रिलेटेड, दंड के सिद्धांत से रिलेटेड और दंड के बारे में यानी कि पनिशमेंट के बारे में जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने दंड को परिभाषित करने की कोशिश की है, उन सभी बातों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, आपको सभी पॉइंट इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।